नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर पर स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपके परिवार में और आप सभी खुश होंगे। आप अपने पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे लगातार, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिन लोगों ने OTR नहीं किया है वो जाकर के OTR कर लें और अपने फॉर्म के सारे प्रोसेस कंप्लीट करके फॉर्म फिल कर लें। जैसे ही फॉर्म इंसान फिल करता है तो उसे फील आना शुरू होता है कि उसे अब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप सभी जितने लोगों ने OTR नहीं किया वो OTR करें, क्योंकि लास्ट टाइम में आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते क्योंकि सर्वर स्लो हो जाता है या सर्वर डाउन हो जाता है, जिस कारण से आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। तो लास्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करें, सभी लोग जाएं और जा कर के अपने फॉर्म के OTR को फिल करके फॉर्म को फिल करें। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 100 टॉपिक्स लेकर के आऊँगा जहाँ से क्वेश्चन हिट करते हैं यूपी PSC या UP RO द्वारा। तो जो RO में अब तक जो ट्रेंड रहा है पेपर के, उस ट्रेंड को मैंने बताया, 100 टॉपिक्स बताया आपको। चाहे तो वो 100 टॉपिक्स आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने कल INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कल आपको चर्चा की आपसे, जिसमें सारे अधिवेशंस बताया मैंने। फिर मैंने आपको यह बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, स्थापना के रीज़न क्या थे। तो उसके 2 कारण, एक तात्कालिक कारण क्या था, उसके पहले लंबे समय से जो प्रक्रियाएं घट रही थी उन सभी घटनाओं के बारे में जिक्र किया मैंने आपसे। तो यह सारी परिस्थितियां मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न थे, कैसे कैसे करके हमारी INC का स्थापना हुई। तो आपको पता है कि INC से बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार UP RO पूछता रहा है, UP PCS पूछता रहा है, या UPSC भी पूछता रहा है, या कोई भी आप स्टेट्स एग्ज़ाम देंगे, वनडे एग्ज़ाम्स देंगे, उन सभी जगहों पे लगातार पूछता है। तो दोस्तों, हमारा फोकस इस समय वर्तमान में सिर्फ UP RO को लेकर के, क्योंकि UP RO बहुत ही जल्द उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास गिन करके हाथ में 90 दिन है, आप उस 90 दिन का यूटिलाइज़ करें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और जैसा कि हमने कल एक टॉपिक ख़त्म कर दिया, आज हमारा सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में हम आपके लिए लेकर के हैं सैंधो घाटी सभ्यता। दोस्तों, सैंधो सभ्यता, जैसे ही आप सैंधो सभ्यता पढ़ते होंगे तो वर्तमान में आपका सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, गर्व महसूस होता होगा कि क्या ऐसी सभ्यता हमारे यहाँ भी हो सकती है। हाँ दोस्तों, सैंधो घाटी सभ्यता आपके ही क्षेत्र विशेष में उत्पन्न हुई, आपके क्षेत्र विशेष में उसका उद्भव हुआ। तो इसके उद्भव के पीछे क्या रीजंस थे, क्या घटनाक्रम थे, क्योंकि हम तो यहाँ लंबे सालों से रह रहे थे, बहुत प्राचीन समय से हम रह रहे थे, लेकिन हमें इस सभ्यता के बारे में ज्ञान नहीं था। क्या ऐसी कोई सभ्यता थी हमारे पास, या ऐसा कोई इतिहास था हमारा, हमें नहीं पता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के दौरान, जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज़ का फोकस जो है वो प्राचीन एंशियंट चीज़ों पर फोकस रहता है। एंशियंट चीज़ों पर फोकस रखने का रीज़न क्या होता था? एंशियंट चीज़ों पर फोकस रखने का रीज़न किसी शहर का या किसी क्षेत्र का विकास करना नहीं था। उनका मेन मोटो ये हुआ करता था कि आप जाएं उस स्थल का, जैसे आप भारत पर आए तो भारत पर उन्होंने उत्खनन के, खोज के कार्य क्यों किए? क्योंकि वो बताना चाहते थे अपनी सारी बातें, जो व्यवस्थाएं वो भारत में लागू कर रहे थे शोषण के लिए, उन सारी व्यवस्थाओं को वैलिड करने के लिए वो सारे खोज कर रहे थे। तो उस खोज के दौरान उन्हें एक विश्व की महानतम सभ्यता का उद्भव दिखा, विश्व की एक महानतम सभ्यता दिखी जिसे सैंधो घाटी सभ्यता कहते हैं। पहले की हालांकि उस सभ्यता को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन आगे धीरे धीरे उसमें खोज होती रही। खोज के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में एक विश्व की महान सभ्यता का जन्म हुआ। जब अंग्रेज जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, जब उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, वो भूखे नंगे टहल रहे थे, तो उस दौरान भारत ने एक विश्व की महान सभ्यता को जन्म दिया, जिस सभ्यता का नाम होता है सैंधो घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती के क्षेत्रों में केंद्रित होने का, इसको हम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हालांकि सरस्वती सभ्यता की चर्चा, सरस्वती सभ्यता का नाम बहुत सारे इतिहासकारों ने नहीं लिया है। कुछ इतिहासकार हैं जो इन्होंने सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इंगित किया है, लेकिन यह नाम कम प्रचलित हो पाया, क्योंकि उस समय जो सभ्यताएं मिली, जो चीज़ें मिली, वह ज़्यादातर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास संकेंद्रित मिली, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। दोस्तों, नामकरण के बाद में हम बाद में देखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी क्या घटना घटित हुई, क्या ऐसी व्यवस्था हुई कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी खोज हो गई। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया
कि उत्खनन के काम लगातार चलते रहते हैं अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि उनका काम होता है कि किसी देश में जाना और वहाँ पर जा करके वहाँ की सभ्यता को, वहाँ की व्यवस्था को समझना, ताकि वह सारी व्यवस्था को समझ लेंगे तभी तो आपका शोषण कर पाएंगे, और आपकी जब तक व्यवस्था नहीं समझेंगे शोषण कैसे करेंगे। तो उस परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने वहाँ खोज किया। अब खोज के दौरान क्या हुआ दोस्तों कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे जिनका नाम चार्ल्स मैसन था। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने पंजाब के साहिवाल जिले में घूमने गए थे। एक ऐसे उनका मन था कि चलो आओ पंजाब के साहिवाल क्षेत्र में जाते हैं, घूम लेते हैं। तो वो घूमने गए। तो घूमने के दौरान उनको वहां पर एक हड़प्पाई टीले का साक्ष्य मिला। कहां से मिला हड़प्पाई टीले का प्रथम साक्ष्य? चार्ल्स मैसन को मिला 1826 में साहिवाल जिले से मिलता है, जो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र का जो साहिवाल जिला था वहां से हड़प्पाई टीले का साक्ष्य मिला। लेकिन चार्ल्स मैसन को इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। चार्ल्स मैसन ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई सभ्यता भारत में कैसे जन्म ले सकती है। उस समय भारत ही नाम हुआ करता, तब पाकिस्तान का नामकरण नहीं हुआ था दोस्तों। और फिर 1853 में अब यह चर्चा लगातार चल रही थी कि भारत में भी क्या ऐसी कोई सभ्यता जन्म ले सकती है, क्योंकि जब चार्ल्स मैसन ने 1826 में पंजाब के साहिवाल क्षेत्र में घूमने गए तो घूमने के दौरान उन्हें हड़प्पाई टीले का साक्ष्य मिलता है। अब उस साक्ष्य को वो उतना फोकस नहीं करते कि क्या वाकई में ऐसा था, लेकिन अपने उन्होंने बुक में इस बात की चर्चा की कि पंजाब के साहिवाल क्षेत्र में एक टीले का साक्ष्य मिला। तब उसका हड़प्पा नाम नहीं हुआ करता था। तब उन्होंने बताया कि कोई साक्ष्य मिला है, खंडहर मिला है, उसकी चर्चा करते हैं। फिर आगे 1853 में कनिंघम जी आते हैं। कनिंघम आते हैं तो कनिंघम को हड़प्पा क्षेत्र से एक वृषभ की आकृति वाला मोहर मिलता है। अब जब वृषभ की आकृति वाला मोहर मिलता है तब उन्हें लगता है कि कुछ तो है ऐसा इस क्षेत्र विशेष में जहां पर पहले हड़प्पाई टीले का साक्ष्य मिल रहा है, अर्थात एक खंडहर का साक्ष्य मिल रहा है। फिर वहां पे कुछ मोहरों के साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर वृषभ की आकृति, अर्थात वर्तमान में जिसे हम सांड बोलते हैं या बैल बोलते हैं, तो उसकी आकृति मिलती है दोस्तों। फिर 1856 में आपको पता है कि 1856 में भारत पाकिस्तान क्षेत्र में रेल का विस्तार किया, अर्थात रेल बिछाने का काम चल रहा था। तो रेल बिछाने के दौरान कराची से लाहौर के लिए दोस्तों रेलवे ट्रैक का विस्तार किया जा रहा था। अब रेलवे ट्रैक के विस्तार के दौरान वहां के जो मजदूर थे वो कहीं से खंडहर से ईंटें बार बार उठा करके लेके आ रहे थे। ईंटें उठा करके वो रेलवे के लिए वो पत्थर तोड़ते, वहां पे ईंटे का निर्माण करके, मतलब ईंटा लेकर के आते और उसको सेट करते रेलवे ट्रैक पे, ताकि रेल की पटरियां सही से दुरुस्त होके बिछ जाए। अब उसी दौरान जब कराची से लाहौर के लिए रेल पटरियां बिछाने का काम चल रहा था 1856 में, तो वहां दो पुरातत्वविद आते हैं जो इतिहास के जानकार थे, जो उत्खनन के कार्यों में लगे हुए थे। तब वे दो व्यक्ति थे जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इनको ब्रंटन बंधु भी बोलते हैं दोस्तों। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को हम ब्रंटन बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने उन पत्थरों को देखने की कोशिश किया कि वाकई में पत्थर है क्या। तो उस पत्थर से उन्हें लगा कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था यहां थी प्राचीन काल में, पर उस समय भी इसका नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नाम नहीं पड़ा। उन्हें लगा कि कोई खंडहर है जो काफी पुराना है। अब उसके बाद 1856 में रेलवे ट्रैक का काम हो गया दोस्तों। अब धीरे धीरे भारत में 1921 का दौर आता है, तो लगातार भारत में आजादी की मांग बुलंद होने लगती है दोस्तों। आपको पता होता है कि आजादी की मांग बुलंद होती है, और इसी दौरान भारत में लगातार एक रिवाइवल चल रहा था, अर्थात भारत के उत्थान का काम चल रहा था। किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा भारत के उत्थान का काम चल रहा था। आध्यात्मिक आधार पर, प्राचीन काल के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर सारी व्यवस्थाएं लगातार एक्टिव हो रही थी बहुत ज्यादा। उस एक्टिव होते दौरान अंग्रेजों द्वारा भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया, तो उसके महानिदेशक इसको बनाया गया, जॉन मार्शल को बनाया गया। कब? 1921 में दोस्तों। तो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल बनाए जाते हैं, और जॉन मार्शल के ही निर्देशन में
जब विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन जाकर के यूरोप में चर्चा करते हैं कि ऐसी एक संस्कृति या एक ऐसा खंडहर मिला जो काफी प्राचीन है, तब उसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। तो भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और उसके महानिदेशक जॉन मार्शल बनाए गए दोस्तों। अब जॉन मार्शल के ही निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का अन्वेषण किया गया दोस्तों। तो सर्वप्रथम जिस क्षेत्र को खोजा गया वहां पर वह था हड़प्पा दोस्तों। और दूसरा 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा का सर्वप्रथम अन्वेषण अर्थात सर्वप्रथम खोज हड़प्पा का 1921 में हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। जैसा कि प्राचीन काल से एक प्रचलन रहा है, जिस क्षेत्र में किसी संस्कृति को जो संस्कृति जिस क्षेत्र में मिलती है और संस्कृति के उत्खनन के दौरान जो संस्कृति सबसे पहले मिलती है, जो क्षेत्र से संस्कृति सबसे पहले दिखती है, उसी के नाम से हम उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे कहीं पे झूकर झांगर संस्कृति है दोस्तों, तब झूकर और झांगर संस्कृति है तो झूकर और झांगर संस्कृति के नाम से उस संस्कृति को कर दिया, क्योंकि झूकर और झांगर संस्कृति सबसे पहले वहां पे देखी गई, मतलब वह क्षेत्र सबसे पहले उत्खनन में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हड़प्पा के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए जानते हैं क्योंकि हड़प्पा का अन्वेषण सबसे पहले किया गया। और हम सिंधु घाटी इसलिए बोलते हैं। अब दोस्तों, नामकरण के बाद में हम आगे के आपको घटनाक्रम बताते हैं कि नामकरण कैसे कैसे पड़ा, क्या रीजंस थे, किसके नामकरण कैसे किए गए। तो दोस्तों, आप ये वाला पोर्शन तो समझ गए होंगे। फिर काल निर्धारण की बात आई कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितनी प्राचीन है, इसको हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता की थी तो कितनी प्राचीन थी। तो यह घटनाक्रम दोस्तों खोज का था कि किस प्रकार से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ। शुरुआत होती है 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा और यह 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जॉन मार्शल के निर्देशन में जब दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया 1921 में और राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो खोज की 1922 में दोस्तों। इस आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म दिया, हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कर दिया दोस्तों। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सिंधु नदी के किनारे क्षेत्रों के संकेंद्रण के कारण किया, इसका सैंधो नाम पड़ा। और हड़प्पा का पहला अन्वेषण किया गया अर्थात हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया दोस्तों, इसलिए हमने उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। आइए अब हम काल निर्धारण की बात करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी क्षेत्र का काल निर्धारण नहीं करेंगे तब तक आप उस क्षेत्र को ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, ढंग से आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने काल निर्धारण की प्रक्रिया चलाई और काल निर्धारण किया हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों। तो जब हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण उन्होंने किया तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम जॉन मार्शल था। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना। कितना माना? 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना जॉन मार्शल ने। किसको? सिंधु सभ्यता के डेट को। और दूसरा हुआ कि रेडियो कार्बन। अब कोई भी वहां से जो भी वस्तुएं मिली, जो भी सामान मिले हमें, उन सामानों की हमने रेडियो कार्बन डेटिंग निकाली। अब जब रेडियो कार्बन डेटिंग निकाली तो हमें पता चला कि वह जो साक्ष्य हमें वहां से मिल रहे हैं वे साक्ष्य तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच के हैं दोस्तों। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का जो डेट निर्धारित हुआ वह 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी हुआ दोस्तों। कितना हुआ रेडियो कार्बन डेटिंग? C14 के माध्यम से। और यह सर्वाधिक सबसे मान्य है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी सबसे ज्यादा मान्य होती दोस्तों। आपसे यह पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य जो काल या टाइम पीरियड वह क्या है, तो आपके पास होना चाहिए उत्तर 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जॉन मार्शल ने काल निर्धारण क्या रखा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उत्तर होना चाहिए 3225 बीसी से लेकर के 2750 बीसी दोस्तों। इस चीज को आप पहले राइट डाउन कर लें, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वाकई में कितनी महान सभ्यता थी विश्व की। ऐसी सभ्यता उस दौरान कहीं थी ही नहीं विश्व में पूरे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन बहुत सारी सभ्यताएं चल रही थी, पर वह सारी सभ्यताएं काफी हद तक अविकसित रूप में थी। पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह पूर्ण रूप से परिपक्व सभ्यता थी। मतलब जैसा आज वर्तमान में आप चंडीगढ़ को देखते हैं, आप चेन्नई क्षेत्र को देखते हैं,
आप उसके बाद बेंगलुरु क्षेत्र को देखते हैं, वैसी ही कमोबेश व्यवस्था आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती दोस्तों। तो जब हम नगर नियोजन पढ़ाएंगे उसका, तो आपको समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे कैसे विकास किया सिंधु घाटी सभ्यता ने, और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कैसे थे, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की राजनीति कैसी थी, वहाँ का धार्मिक व्यवस्था कैसा था, और इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो गया दोस्तों। हम इस कहानी को भी आपको बताएंगे कि पतन के पीछे का क्या कारण था। अभी तो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी आपको हम बताएंगे कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति, क्योंकि कुछ इतिहासकार में मतभेद हैं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर दोस्तों। तो पहले आप इसको लिख ले, खोज में क्या क्या घटनाक्रम रहा दोस्तों, उसके बाद काल निर्धारण लिख लें, फिर मैं आपको आगे घटनाक्रम बताता हूं सिंधु घाटी सभ्यता की आगे की क्या बातें थी दोस्तों। फटाफट लिखे दोस्तों, तेजी से हाथ बढ़ाएं अपना। तेजी से लिखें दोस्तों, और लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। चैनल के संख्या बल को अवश्य बढ़ाएं दोस्तों। जब तक आप चैनल की संख्या बल को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मोटिवेशन के लिए आप चैनल के संख्या बल को अवश्य बढ़ाएं दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, संख्या बल को बढ़ाते रहें। कोई कमी हो किसी क्लास में तो आप तत्काल मैसेज करें कि सर आप यह क्लास ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, या कंटेंट ठीक नहीं, या कंटेंट गलत है, तो उसमें सुधार किया जाएगा दोस्तों। लोगों तक शेयर करें, अपने मित्रों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि जो मित्र कहीं दूर दराज बैठ करके पढ़ रहे हैं उन्हें यह चीज़ें फ्री में उपलब्ध हो सकें और वह देखें और अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकें जीवन में। सबसे बड़ा जीवन में अच्छा कर्म जो होता है वह सहयोग का होता है। तो आप सहयोग करें अपने मित्रों का, और अपने मित्रों तक इस चैनल को दोस्तों जरूर शेयर करें, ताकि यह जो क्लासेस चलाई जा रही है, जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, इस क्रैश कोर्स का फायदा सभी को मिले। ज्ञान सिर्फ अपने तक संकेंद्रित करने से ज्ञान आप तक रुकेगा नहीं दोस्तों। ज्ञान को बढ़ाना है तो ज्ञान का विस्तार करना पड़ेगा, अर्थात हर क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार करने के लिए लोगों को सहयोग करें, और अब हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यह पॉइंट्स लिख लिए होंगे सारे। आप महसूस करिए, खुद में सोचिए कि यह एक ऐसी सभ्यता थी जब अंग्रेज हमें यह बोल रहे थे कि तुम बर्बर हो, तुम्हें सभ्यता का ज्ञान नहीं है, और उन चूतियों को तो यह पता ही नहीं था कि वह जब चड्डी पहनना नहीं जानते थे ना, जब गुफाओं में रह रहे थे, जब शिकार कर रहे थे, तो भारत में विश्व की महानतम सभ्यता का उदय हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। आप इसे गौरव महसूस करें कि आप भारत की धरती पर रहते हैं और भारत में विश्व की महान सभ्यता का उदय हो, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की तरफ चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नामकरण कैसे किया गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम दोस्तों किन किन नामों से जानते हैं, पहले तो हम यह जाने सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों नामकरण। तो पहला दोस्तों इसका नाम होता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, इसको हम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसको सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और तीसरा नाम होगा दोस्तों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी हम इसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। अब यह तीन नाम जो इसे दिया गया, इन तीन नाम को देने के पीछे का रीजन पहले आप जान ले। जैसा कि मैं आपको बता रहा था,
जो विश्व की और सभ्यताएं हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता जिसको होंगो सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, उसके बाद और भी बहुत सारी सभ्यताओं का जन्म, जैसे मिस्र की सभ्यता हुआ। तो यह जो सारी की सारी सभ्यताएं जो उठी, या जो सारी की सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ, यह सारी सभ्यताओं का जन्म कहाँ हुआ? पठारों में, पहाड़ों पर? नहीं दोस्तों, इन सभी सभ्यताओं का उदय नदियों के किनारे हुआ। तो जब किसी सभ्यता का उदय किसी एक विशेष नदी क्षेत्र में होता है तो उस नदी के नाम से हम उस सभ्यता को जानते हैं। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो जो सिंधु सभ्यता के जो भी क्षेत्र थे वे सारे क्षेत्रों का संकेंद्रण अधिकांशतः सिंधु नदी के आसपास, सिंधु व सिंधु की सहायक नदियों के आसपास था दोस्तों। जब सिंधु व सहायक नदियों के आसपास क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा पाया गया तो हमने इसको क्या कह दिया? सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। वहीं सरस्वती घाटी सभ्यता, आगे देखा घग्गर और हाकरा नदी, जिसे हम प्राचीन काल में सरस्वती नदी बोलते हैं। तो सरस्वती नदी या घग्गर हाकरा नदी के किनारे आसपास के क्षेत्रों में जब सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम के क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले, जब इन क्षेत्रों में सरस्वती और सिंधु घाटी सरस्वती क्षेत्र में जब हमने हड़प्पा के क्षेत्रों का विस्तार पाया, हड़प्पा की सभ्यताओं का संकेंद्रण पाया, तो हमने उसे सरस्वती या घग्गर हाकरा घाटी के नाम से, सभ्यता के नाम से भी इसका नामकरण कर दिया, सिंधु सभ्यता के दोस्तों। वहीं हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी क्षेत्र में सबसे पहले जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया वह क्षेत्र हड़प्पा था दोस्तों। तो जब हम पहले बताया कि प्राचीन काल से एक चलन रहा है कि जिस क्षेत्र का सबसे प्रथम उत्खनन किया जाएगा उस उत्खनन को ही, मतलब उस क्षेत्र के नाम से ही उस सभ्यता को, उस संस्कृति को जाना जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सर्वप्रथम उत्खनन किया गया, सर्वप्रथम उत्खनन किया गया इसका, तो सर्वप्रथम उत्खनन के कारण हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। सर्वप्रथम उत्खनन के कारण हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया गया, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया दोस्तों। सरस्वती सभ्यता या सरस्वती घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु सभ्यता का संकेंद्रण सिंधु क्षेत्र के अधिकांश शहरों का संकेंद्रण सरस्वती घाटी में होना, सरस्वती नदी घाटी में होना। दोस्तों सरस्वती नदी को आप माइथोलॉजिकल नदी मत समझिएगा सिर्फ। सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं, वहां पर भूकंप या अर्थक्वेक की स्थिति आने कारण, भूकंप की स्थिति होने कारण कि जो सरस्वती नदी है उसका मार्ग में परिवर्तन हो गया दोस्तों। तो मार्ग में परिवर्तन के कारण जो क्षेत्र पहले सरस्वती नदी का था अब उस क्षेत्र विशेष में घग्गर और हाकरा नदी बहती दोस्तों। तो घग्गर हाकरा कोई और नदी नहीं है, सरस्वती नदी है, पर उसका क्षेत्र अलग हो गया क्योंकि वहां पे भूकंप आया दोस्तों। तो भूकंप का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों वह सरस्वती घाटी सभ्यता क्षेत्र में ही मिलता है दोस्तों। इसीलिए सरस्वती का जो क्षेत्र है वह, मतलब कि जो दिशा थी बहने की, वह दिशा में परिवर्तन हो गया। वर्तमान में भी देखते होंगे दोस्तों बहुत सारी नदियां या तो सूख जाती हैं या उनके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत सारी प्लेटें हैं, जो प्लेटें आपस में टक्कर लेती हैं, तो टक्कर के कारण बहुत सारी नदियों, माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है दोस्तों। या तो नदियों में परिवर्तन हो जाता है उनके मार्ग में, या कहीं माउंटेन बन जाता है, या कहीं अर्थक्वेक आ जाता है। तो यह सारी घटना का हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको वहां बताएंगे। पर जो सरस्वती को हम जो घग्गर हाकरा कहते हैं यह एक भौगोलिक कारण था जिस कारण से सरस्वती की जो बहने की दिशा थी वह दिशा में परिवर्तन हो गया, और जो वर्तमान में हम देखते हैं घग्गर हाकरा को वही प्राचीन काल में हमारी सरस्वती नदी हुआ करती थी दोस्तों। वहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता के दोस्तों अधिकांश नगरों का संकेंद्रण सिंधु घाटी क्षेत्र में होना, सिंधु व
सहायक नदी क्षेत्र में होना। जैसे दोस्तों आज भी आप देखते होंगे आपके गांव में कोई नदी बह रही होती है या गांव का कोई प्राचीन साक्ष्य किसी क्षेत्र विशेष से मिल जाता है, तो हम उस क्षेत्र विशेष के नाम से ही हम पूरा उस गांव का नामकरण कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसा ही यही विचार रखते हुए हमने सैंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा, क्योंकि वहां पे सैंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों का संकेंद्रण था। सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि सैंधु क्षेत्र के अधिकांश शहरों का जो संकेंद्रण था वह सरस्वती नदी घाटी में होना। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उत्खनन का जो कार्य किया गया वह हड़प्पा क्षेत्र में किया गया, इसलिए हम सैंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब पहले आपके मन में एक डाउट होगा कि संस्कृति और सभ्यता क्या होती है, तो आपको हम अभी बता देते हैं कि संस्कृति और सभ्यता क्या होती है। पहले आप इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों। 1 सेकंड का टाइम आपके पास दोस्तों। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं तो कहूंगा कि आप लिखते जाएं, लिखने से चीज़ें आपको याद होती जाएंगी दोस्तों फटाफट तेजी से। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठें और तेजी से देखते रहें, और आपका रिवीजन भी होता जाएगा, फटाफट आपको याद होती जाएंगी चीज़ें, क्योंकि मैं इतने तरीके से एक एक टॉपिक्स को क्लियर करता हूँ एक एक बात को, ताकि आप भूलें नहीं दोस्तों किसी बात को। अब पहले एक चीज़ जानिए दोस्तों कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। ये दोस्तों संस्कृति है और ये सभ्यता है दोस्तों। तो अब संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है एक बार सोचें और हमें बताने की कोशिश करें कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है दोस्तों। फिर मैं आपको बताता हूं कि 1 मिनट दोस्तों, जैसे मुझे टाइम दे। हालांकि मुझे एक क्लियरली डिफिनीशन तो पता है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि आपको एक ब्रीफ में बता दूं कि संस्कृति और सभ्यता क्या होता है। वैसे दोस्तों मैं ब्रीफली बता देता हूं। सभ्यता जो होती है ना, ये भौतिक आधार को देखती है, और संस्कृति जो होती है यह आपके आध्यात्मिक आधार को देखती है। आपके सामाजिक जीवन का जो संबंध है लोगों से कैसा है, ये इस आधार पे देखा जाता है दोस्तों। सभ्यता का मतलब होता है कि आपके पास गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग मकान बंगले, इनकी बात हम सभ्यता में कहते हैं। लेकिन जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति हमेशा गांव में पाई जाती है दोस्तों, और सभ्यता हमेशा शहरों में पाया जाता है दोस्तों। तो जब गांव में आप संस्कृति पाते हैं तो गांव में आपके पास कैसा संबंध होता है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना बैठना, ग्रामीण संस्कृति होगी, ग्रामीण विचार होंगे, लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के लिए कॉपरेशन करना, यह सारी व्यवस्थाएं कहाँ देखने को मिलती? संस्कृति में दोस्तों। और सभ्यता क्या होती है? सभ्यता में हम एक भौतिक आधार को देखते हैं कि हम भौतिक रूप से कहां तक पहुंच गए दोस्तों। सभ्यता हमेशा ज्यादा, संस्कृति जो होगी वह ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाएगी। संस्कृति में हम धार्मिक पक्ष को देखते हैं कि हमारा रहन सहन कैसा है वहां पे, नॉर्मली खाना पीना कैसा है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश हमारा कैसा है, तो यह दोस्तों हम देखते हैं संस्कृति में अपने। लेकिन जो सभ्यता होती है, सभ्यता में हम देखते हैं हमेशा बिल्डिंग्स को देखते हैं कि हमने क्या विकास किया। तो सभ्यता जो है वह बन सकती है और विनाश हो सकती है, लेकिन संस्कृति जो है अनवरत चल सकती है। संस्कृति कभी खत्म नहीं होती है, संस्कृति लगातार चलती रहेगी, समय के अनुरूप थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ चलती रहेगी। जैसे देखिए हम शिव की पूजा प्राचीन काल से कर रहे हैं, वर्तमान में भी शिव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में कभी हमारे पास सिंधु सभ्यता हुआ करती थी, बाद में सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो सभ्यताओं का पतन होगा, लेकिन संस्कृति अनवरत रूप से चलती रहेगी। संस्कृति हमें लोगों से मिलना जुलना, मेलजोल सिखाती है। संस्कृति हमें मजबूत आधार प्रदान करती है,
और सभ्यता जो है हमें वह बिल्डिंग्स प्रदान करता है। मतलब कहूँ तो सभ्यता आपको आधुनिक चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने मकान हैं, कैसी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होनी चाहिए। यह होती है दोस्तों सभ्यता में। संस्कृति ग्रामीण पृष्ठभूमि, मिट्टियों के घर होना, खेती ज़्यादा होना, लोगों का एक दूसरे से मिलना, सहयोग करना, यह दोस्तों संस्कृति होती है। तो आई होप आप सभ्यता और संस्कृति में अंतर को समझ गए होंगे। बाकी जब मैं आर्ट एंड कल्चर का पार्ट लेके आऊँगा तो वहाँ आपको क्लियरली एकदम बता दूंगा संस्कृति और सभ्यता क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि कभी आपसे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रीलिम्स एग्जाम में सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस नहीं पूछेगा दोस्तों। यह मेंस का एरिया है। जब आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस का मेंस देंगे तो वहां आपसे पूछा जा सकता है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है दोस्तों। तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन जनरल दे दिया है आपको। जब मैं आर्ट एंड कल्चर के एरियाज में आऊँगा तो आपको मैं डिटेल में इनके 5-6 पॉइंट आपको बताऊँगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे आप। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो अब दोस्तों यह देखिए, अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति, सिंधु सभ्यता के उद्भव या उत्पत्ति देखते हैं दोस्तों। जैसा आपको पता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है इसको लेकर के विद्वानों में, इतिहासकारों में मत बहुत सारे दिए गए हैं। कोई किसी मत को देता है, कोई किसी मत को देता है दोस्तों। तो अलग अलग धड़ा इसमें बटा हुआ है। कोई विदेशी उत्पत्ति मानता है, कोई देसी उत्पत्ति मानता है, कोई आर्यों से मानता है, कोई मिस्र मेसोपोटामिया से मानता है दोस्तों। तो अलग अलग विचारधाराएं दी गई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के लिए दिए गए क्या क्या विचार हैं, क्योंकि आपसे जब भी पूछेगा तो विचार पूछेगा सीधे। तो आइए दोस्तों देखते हैं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति संबंधित विचार। तो जो पहला विचार दोस्तों इसमें आएगा, एक देसी विचार होगा और एक विदेशी होगा। एक विदेशी और एक देसी। अब आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कौन देसी आधार देगा, कौन विदेशी आधार देगा। तो जो अंग्रेज होंगे, अधिकांश अंग्रेज सिंधु सभ्यता को विदेशों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पश्चिम से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम में ही ऐसी सभ्यता का विकास हुआ और उसी सभ्यता का डिफ्यूजन, उसी सभ्यता का विसरण के माध्यम से धीरे 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 प्रसार होते थे सिंधु घाटी क्षेत्र में पहुंचा। क्योंकि वह इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि ऐसी महान सभ्यता भारत में भी उदय हो सकती है। क्योंकि लगातार तो हमें बर्बर साबित कर रहे थे ना, हमें घटिया इंसान साबित कर रहे थे। लेकिन उसी बीच उन्हें पता चली कि विश्व की महान सभ्यता अरे भारत में कैसे हो सकती है। तो यह लगातार वो हम पे दबाव बनाना चाह रहे थे कि यह सभ्यता जो है यहाँ की नहीं है, ये यूरोप क्षेत्र से या कहा जाए कि मिस्र मेसोपोटामिया के क्षेत्र से डिफ्यूजन के माध्यम से फैली। तो विदेशी जो थे वह उपनिवेशिक मानसिकता से देख रहे थे, अर्थात उन्हें भारत का करना था शोषण दोस्तों। तो शोषण के आधार पर वो विदेशी उत्पत्ति का साक्ष्य दे रहे थे। वहीं जो हमारे यहाँ के इतिहासकार थे वह इसे देसी आधार पर प्रूफ करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह बताना चाहते थे कि भारत विश्व की महान व्यवस्था रही है, भारत विश्व में महान सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया है। भारत में बहुत सारी संस्कृतियों का सृजन हुआ और विनाश भी हुआ है दोस्तों। तो उस आधार पर देसी सभ्यताओं पे कुछ इतिहासकार हैं जो देसी सभ्यता का समर्थन करते हैं, कुछ इतिहासकार जो हैं विदेशी सभ्यताओं का समर्थन करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि देसी में क्या दिया गया और विदेशी में क्या दिया गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम विदेशी में देखते हैं कि विदेशी के लिए सबसे पहले क्या दिया गया। पहला दिया ही गया कि जो है विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में कि पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु सभ्यता का उदय हुआ है दोस्तों। तो जब आपको पता चलेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता तो एक पिछड़ी सभ्यता थी काफी, वह इतनी विकसित थी नहीं। हमारे यहाँ नगरीय व्यवस्था थी, उनके यहाँ नगरीय व्यवस्था थी ही नहीं उस तरीके से। उनके यहाँ सड़कें ग्रिड पैटर्न पर नहीं थी, हमारे सड़कें ग्रिड पैटर्न पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं दोस्तों, ऐसे करके एक दूसरे को। जब समकोण पर काट रही व्यवस्था होगी, हमारे यहाँ की व्यवस्था कैसी थी सड़कों की? ऐसी थी दोस्तों,
एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी, अर्थात जो वर्तमान में चेस बोर्ड होता है जिस पे आप शतरंज खेलते हैं, शतरंज नुमा आकृति में हमारे शहरों का विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। जो नालियों का विस्तार किया गया था वह बहुत ही अच्छी नालियों का विस्तार किया गया, जिससे कि हर घर से पानी आए, नाली में आए, नाली से मेन होल में जाए, मेन होल से सीधे नदियों की तरफ चला जाए दोस्तों। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, वह व्यवस्था मेसोपोटामिया में नहीं थी दोस्तों। तो आइए देखते हैं मेसोपोटामिया में जो उन्होंने आधार दिया, क्योंकि वह बताना चाहते थे जो मेसोपोटामिया के लिए दिया गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सिंधु सभ्यता का उदय हुआ, उसके पीछे देने का रीजन क्या था, देने का कारण क्या था दोस्तों। पहला एक यह दिया गया था किसके द्वारा दोस्तों, पहले आइए प्रतिपादक देख लेते हैं कौन कौन थे इसके। तो प्रतिपादक जो होंगे दोस्तों, इसके प्रतिपादक अधिकांशतः आपको दोस्तों अंग्रेज मिलेंगे। कौन कौन, जैसे व्हीलर एक है, व्हीलर महोदय, व्हीलर महोदय। दूसरा नाम दोस्तों इसमें गार्डन चाइल्ड, बच्चा था ये, तो इसे क्या पता होगा, गार्डन चाइल्ड। दूसरा डीडी कौसाम्बी, डीडी कौसाम्बी दोस्तों। और चौथा नाम आएगा इसमें दोस्तों मार्शल महोदय का। मार्शल महोदय तो शुरू से ही यह साबित करना चाहते थे कि जो भारत में सभ्यता है यह भारत की नहीं यूरोप की सभ्यता है, यूरोप से वहां पहुंची धीरे धीरे, यह पश्चिम से उदय हुई सभ्यता भारत में पहुंची दोस्तों। तब इन्होंने जो गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, डीडी कौसाम्बी, जॉन मार्शल ने जो कहा कि विदेशी सभ्यता है, मतलब कि जो सिंधु सभ्यता है वह विदेशों से उत्पत्ति होकर के विचरण के माध्यम से भारत में पहुंची दोस्तों। तो इसके पीछे का तर्क क्या था, उनके देने कारण क्या था, ऐसा क्यों बोल रहे थे वो। तो पहला कारण था दोस्तों औपनिवेशिक मानसिकता इनकी। कैसी मानसिकता, औपनिवेशिक मानसिकता, औपनिवेशिक मानसिकता। दूसरा भारतीयों का शोषण करना था, भारतीयों के शोषण के लिए आधार बना रहे थे। तीसरा पॉइंट दोस्तों है भारतीयों को पिछड़ा साबित करना। भारतीयों को पिछड़ा साबित करेंगे तभी तो भारतीयों का शोषण करेंगे। पिछड़ा साबित करना। तो यह थे रीजन जिस कारण से वह मेसोपोटामिया की सभ्यता को की सभ्यता से ही बता रहे थे कि सिंधु सभ्यता का उदय हुआ दोस्तों। लेकिन हमने इसका खंडन किया। खंडन कैसे किया दोस्तों, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इसका खंडन कैसे किया जाएगा दोस्तों, देखिए खंडन। अब खंडन में देखते हैं, एक तरफ हम रखते हैं दोस्तों मेसोपोटामिया को, और एक तरफ हम रखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अगर हम पहला आधार बनाते हैं खंडन का, नगर नियोजन, तो हमारे यहां नगर नियोजन कैसा था दोस्तों। तो जो हमारे यहां नगर नियोजन था मेसोपोटामियाई नगर नियोजन। अगर आप मेसोपोटामियाई नगर नियोजन को देखते हैं तो मेसोपोटामिया में कोई ग्रिड पद्धति नहीं थी। ग्रिड पद्धति का ना होना, जबकि सिंधु में ग्रिड पद्धति का होना। सिंधु सभ्यता में जो नगरों का निर्माण किया गया था, सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी दोस्तों, उसी प्रकार जो नगरों का निर्माण किया गया था, नगरों भी समकोण पर सेट किए गए थे। नगरों का विकास ऐसे किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों यह समकोण पर शतरंजनुमा आकृति में कट गया। अब उसके बाद यहां पे घरों का निर्माण होता था दोस्तों, ये बनते थे घर उनके। अब इस आधार पे कहा जाए कि जो उनके घर बनते थे वह घर भी बहुत, नगर नियोजन प्रणाली बहुत दुरुस्त थी उनकी, चुस्त और दुरुस्त थी। और जबकि मेसोपोटामिया में खास हस्ता जो इनकी स्थिति थी वो बहुत खस्ता थी। ग्रिड पद्धति नहीं होना, सड़कें कच्ची होना, मिट्टी के घर होना, यह सारी थी। हमारे यहाँ अधिकांश जो सिंधु सभ्यता में घर बने कैसे, पक्के घर बने, पक्के ईंटे का यूज किया गया हमने दोस्तों।
दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं दोस्तों, हम लिपि का देखते हैं। हमारे यहाँ की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। दोस्तों आपसे कई बार पूछा गया है भाव चित्रात्मक लिपि। वहीं अगर मेसोपोटामिया की लिपि देखा जाए दोस्तों तो यह कीलाक्षर लिपि है, कीलाक्षर लिपि थी इनकी। और जो भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसको हम वेस्त्रोफेदन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो यह लिपि में 400 अक्षर पाए गए थे। कितने अक्षर? यह 400 अक्षर या आकृति पाई गई है। और वहीं पे कीलाक्षर लिपि जो थी इसमें 900 अक्षर पाए गए। कितने दोस्तों? 900 अक्षर पाए गए थे, 900 अक्षर। दोस्तों इतने पॉइंट्स आप राइट डाउन कर लें पहले। या ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है। तीसरा पॉइंट अगर दोस्तों इसमें लेते हैं तो तीसरा पॉइंट होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं कोई भी, लेकिन मेसोपोटामिया में मंदिर की व्यवस्था थी दोस्तों। आप सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी व्यवस्था थी? मंदिर की व्यवस्था थी मेसोपोटामिया में दोस्तों। तो मेसोपोटामिया में मंदिर थे, सिंधु में मंदिर नहीं थे दोस्तों। अब यह सारी व्यवस्थाएं बता रही हैं कि सिंधु सभ्यता जो है एक विकसित सभ्यता थी, वह मेसोपोटामिया से कहीं ज़्यादा विकसित थी। और मेसोपोटामिया से जो ज़्यादा विकसित सभ्यता होगी तो भारत मेसोपोटामिया से क्यों सीखेगा, बल्कि सिंधु सभ्यता से मेसोपोटामिया के लोग सीखेंगे। क्योंकि भारत की सभ्यता हर मामले में मेसोपोटामियाई सभ्यता से आगे थी, कहीं बहुत कोसों आगे थी। जब कोसों आगे कोई व्यवस्था होगी, वहीं आप देखिए मेसोपोटामिया में कोई ग्रिड पद्धति नहीं, सिंध में ग्रिड पद्धति है। सिंधु सभ्यता जो है वह भावचित्रात्मक लिपि थी दोस्तों। वर्तमान में अगर आप भावचित्रात्मक लिपि को समझना चाहते हैं तो जापान की लिपि को देखें, तो जापान की लिपि से आपको समझ में आएगा कि भावचित्रात्मक लिपि क्या होती है। भावचित्रात्मक लिपि को हम वेस्त्रोफेदन लिपि के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? वेस्त्रोफेदन के नाम से, वेस्त्रोफेदन, वेस्त्रोफेदन के नाम से हम जानते हैं भावचित्रात्मक लिपि को दोस्तों। वहीं सिंधु सभ्यता जो थी वो उसमें मंदिर की व्यवस्था नहीं थी और मेसोपोटामिया में मंदिर व्यवस्था थी दोस्तों। तो यह सारी व्यवस्थाएं क्या बता रही हैं? कि बता रही हैं कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामियाई सभ्यता से कहीं आगे थी। वहीं चौथा आधार अगर दोस्तों देखते हैं मोहरों का, तो जो मेसोपोटामिया है उसकी मोहरें बेलनाकार थी, मिट्टी की मोहरें थी और बेलनाकार थी। वहीं जो सिंधु सभ्यता की मोहरें थी दोस्तों वह सेलखड़ी की बनी थी दोस्तों। किसकी? सेलखड़ी की बनी होती थी। और मोहरें या तो वर्गाकार थी या आयताकार थी दोस्तों, आयताकार थी दोस्तों। कोई दोस्तों यह वाली लाइन छूट गई तो मैं एक इस लाइन को ऊपर लिख देता हूं आपके, ताकि आपको दिखता रहे क्लियरली। जो चौथा पॉइंट था दोस्तों वह यह था कि सिंधु सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं, मेसोपोटामियाई जो मोहरें हैं दोस्तों, वह मिट्टी की बनी हैं। दूसरा बेलनाकार है दोस्तों, बेलनाकार आकृति में। कैसे? ऐसे रूप में। वहीं जो सिंधु सभ्यता की मोहरें हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मोहरें दोस्तों यह सेलखड़ी और वर्गाकार या आयताकार आकृति में पाई गई दोस्तों, आयताकार आकृति में पाई गई हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स यह थे विदेशी उत्पत्ति में मेसोपोटामियाई साक्ष्य दोस्तों। हालांकि आपसे कभी इतना पूछेगा नहीं डिटेल में, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आपके उत्पन्न हुए हैं दोस्तों। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामियाई सभ्यता से सिंधु सभ्यता की तरफ जो बताया गया कि सिंधु सभ्यता का उदय जो है मेसोपोटामियाई सभ्यता के धीरे धीरे विस्तार के कारण हुआ, जबकि ऐसा नहीं था। इस बात का हमने खंडन किया इन आधारों पर
कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामियाई सभ्यता से कोसों आगे थी। जब आगे कोई सभ्यता होगी तो पीछे से क्यों सीखेगी दोस्तों? पीछे से नहीं सीखेगी। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह मेसोपोटामियाई सभ्यता के समकालीन जरूर थी, लेकिन उससे विकसित सभ्यता थी काफी हद तक। तो दोस्तों इस आधार पे हमने बता दिया कि मेसोपोटामियाई सभ्यता की कैसी व्यवस्था थी। दोस्तों आप इसे राइट डाउन कर लें, हम 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा। दूसरा जो विदेशी उत्पत्तियों में सिद्धांत था उसमें आएगा दोस्तों आपका आर्यों से उत्पत्ति, आर्यों से उत्पत्ति। दोस्तों अगर हम आर्यों से उत्पत्ति को देखते हैं दोस्तों, तो आर्यों से इसके प्रतिपादक कौन कौन थे दोस्तों? पहले प्रतिपादक देख लीजिए दोस्तों। प्रतिपादक जो थे वह लक्ष्मण स्वरूप सहाय थे, लक्ष्मण स्वरूप सहाय व रामचंद्रन थे दोस्तों। इन्होंने क्या कहा कि जो आर्य हैं, आर्यों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो सुन करके तो आपको हंसी आती होगी कि आर्य कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कर सकते हैं, क्योंकि आर्य तो स्वयं पिछड़े हुए थे, ग्रामीण संस्कृति थी उनकी। और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक सभ्यता थी जो कि आधुनिक एरा में जैसा आप व्यवस्था देखते हैं वैसी व्यवस्था आपको हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इनके पास अपनी लिपि थी, उनके पास कोई लिपि नहीं थी दोस्तों। तो जब ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो सिंधु घाटी सभ्यता से मैच कैसे करेगा? इनका कहना था लक्ष्मण स्वरूप सहाय का और रामचंद्रन जी का कहना यह था कि जो मध्य एशियाई क्षेत्र है, जो आपके जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र दोस्तों, वहां से या कैस्पियन सागर क्षेत्र से कुछ चरवाहे उठते हैं जो कि वहाँ पशुपालन होता था दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे घास ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। आपको पता है कि जहाँ पे ग्रासलैंड क्षेत्र होगा वहाँ पे पशुपालन अधिक होगा, तो वहाँ पे पशुपालन होता था। तो जब वहाँ पे ग्रास खत्म हो जाती थी, तो ग्रास खत्म होने के बाद वो ग्रास अपने गायों को घास चरवाने के लिए वो भारत की भूमि पर लेके चले आए। तो जब भारत में आए तो यहाँ पर उन्होंने भारत में आकर के एक सिंधु सभ्यता का जन्म कर दिया दोस्तों। ये पशुपालक हैं, ग्रामीण हैं, और सिंधु सभ्यता कैसी है आपकी? शहरी सभ्यता है, वहाँ व्यापार को महत्व दिया जा रहा है। तो इस आधार पे आर्यों से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वहीं आर्यों का जो काल है वह 1000 बीसी 600 बीसी के आसपास दिखता है दोस्तों। इनका काल भी अलग है, 1500 बीसी के आसपास इनका काल दिखता है। और वहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका काल निर्धारण दोस्तों आपका अलग है। तो जब दोनों के काल निर्धारण भी अलग हैं, ये ग्रामीण है वो शहरी थी, दोनों का क्षेत्र अलग है, ये व्यापारिक नहीं थे, सिंधु सभ्यता व्यापारिक थी। तो इस आधार पे हमने आर्य सभ्यता का खंडन कर दिया कि आर्य संस्कृति से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति नहीं हुई दोस्तों। तो आप समझिए दोस्तों, तो खंडन के 1-2 आधार देख लीजिए। हालांकि दोस्तों मैंने आपको सारी बात समझा ही दी। यहाँ पे यह ग्रामीण थी, पहली चीज। तो दूसरा, इसकी उत्पत्ति काफी बाद होती है। वहीं जो सिंधु सभ्यता है उसकी उत्पत्ति आपके 3000 बीसी से पहले ही हो जाती है। देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी सबसे ज्यादा सर्वमान्य मानी जाती है। तो 2500 बीसी, और कहाँ ये 1500 के आसपास के हैं दोस्तों।
तो दोनों में अंतर ही है ना, इसका पतन हो गया तब उसका उदय शुरू हुआ आर्यों का दोस्तों। तो आपको बाद में समझ में आएगा कि सिंधु घाटी क्षेत्र में जो बचे हुए लोग थे उनके द्वारा आर्य सभ्यता का, आर्य संस्कृति का जन्म हुआ, ना कि आर्यों के द्वारा सिंधु सभ्यता का दोस्तों। जब मैं आर्य वाला चैप्टर लेकर आऊंगा, वैदिक एरा लेकर आऊंगा, तो वहां पे आपको और डिटेल में बताऊंगा कि आर्यों में और सिंधु घाटी सभ्यता में कितना बड़ा डिफरेंस था दोस्तों। अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर को दोस्तों। जस्ट अ मिनट दोस्तों। खंडन का आधार देखिए, खंडन का आधार तो एक तरफ जाएंगे आपके आर्य, दूसरी तरफ जाएंगे सिंधु घाटी के लोग। आर्यों को लोहे का ज्ञान था, इनको लोहे ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। इनमें लिपियों का अभाव था आर्यों को, आर्यों को लिपि पता थी, लिपि थी इनके पास, भावचित्रात्मक लिपि दोस्तों। यह अश्व व गाय केंद्रित थी, यहां पे अश्व और गाय केंद्रित व्यवस्था नहीं थी। अर्थव्यवस्था, ये पशुपालक थे आर्य, ये व्यापारी वर्ग से थे दोस्तों, इनको व्यापार पसंद था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। दूसरा, ये आर्य जो थे ग्रामीण थे और सिंधु जो है शहरी थे दोस्तों। यहां पे लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था आर्यों में, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में इसका प्रचलन था। तो दोस्तों इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि जब इतने डिफरेंस होंगे तो कैसे कह सकता है कोई कि आर्यों द्वारा सिंधु सभ्यता का उदय किया गया दोस्तों, नहीं। तो ये तो खंडन के आधार हो गए कि आर्यों की उत्पत्ति से सिंधु सभ्यता का संबंध नहीं दोस्तों, अलग है। तीसरा पॉइंट आएगा दोस्तों द्रविड़ों से उत्पत्ति। कहेंगे कि द्रविड़ द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की उत्पत्ति की जाती दोस्तों। आई होप अपने यहाँ तक सारी चीज़ें लिख ली होंगी, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तेजी से कोर्स खत्म करना है दोस्तों, फटाफट तेजी के साथ। द्रविड़ों से उत्पत्ति, द्रविड़ों से उत्पत्ति का साक्ष्य कौन देता है दोस्तों? तो प्रतिपादक कौन है इसके? राखलदास बनर्जी हैं दोस्तों। कौन है आपके? राखलदास बनर्जी जी हैं। राखलदास बनर्जी इसके विदेशी उत्पत्ति के। तब इन्होंने क्या बताया कि जो हड़प्पाई देवी देवता हैं और आर्यों के देवी देवता को उनका संबंध काफ़ी अच्छा है, मतलब एक दूसरे से निकटता है काफ़ी। इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो द्रविड़ सभ्य संस्कृति है, द्रविड़ संस्कृति द्वारा ही सिंधु सभ्यता का उदय हुआ। लेकिन जो द्रविड़ लोग थे ये पशुपालक थे, खाना बदोश थे, ये चरवाहे टाइप का इनका जीवन चल रहा था। तो ऐसे लोग कैसे सिंधु सभ्यता को जन्म दे सकते हैं? वहीं सिंधु सभ्यता एक स्थायी निवास व्यवस्था हो चुकी थी, नगरीय सभ्यता थी, ये एक तरीके से पिछड़ी सभ्यता थी। पिछड़ी व्यवस्था यहाँ पे थी द्रविड़ में। पिछड़ा इन द सेंस कि इनके पास रहने का घर नहीं था, ये पशुओं को चलाते थे, खाना बदोश जीवन जीते थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ जीवन इनका होता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक फिक्स पैटर्न था, मतलब लोग अपना घर बना लिए, लोग रहने लगे, उनका एक परिवार हो गया, परिवार में उनका पैदावार किए, सब कुछ किए, तो वहाँ एक अच्छी व्यवस्था थी, सभ्यता का वहाँ था। यहाँ पे क्या थी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी दोस्तों। इस आधार पर द्रविड़ व्यवस्था को भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों। आपने 5 पॉइंट देख लिया, कौन कौन से दोस्तों?
अब हम आइए हम लास्ट एक देखते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है, वह है आपका देसी उत्पत्ति का सिद्धांत दोस्तों। तो देसी उत्पत्ति में कौन कौन था ये देख लीजिए आप। स्वदेशी उत्पत्ति जिसे बोल रहे हैं, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दोस्तों, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत था दोस्तों, इसके प्रतिपादक कौन थे? ए एन घोष, अलमानंद घोष दोस्तों। दूसरे थे आलचिन दंपत्ति, तीसरी थी रोमिला थापर। आप सभी ने रोमिला थापर का तो नाम सुना ही होगा। इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के पहले एक ग्रामीण सभ्यता, एक ग्रामीण संस्कृति थी जो धीरे धीरे वहां पर पैदावार ज्यादा हुई तो उन्होंने धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किया। उनके पास मुद्राएं आई, जब व्यापार हुआ, मुद्रा उनके पास आई, धीरे धीरे उन्होंने नगरों का विकास किया दोस्तों। तो इसके लिए उन्होंने कुछ साक्ष्य दिए। तो क्या साक्ष्य दिया? साक्ष्य के तौर पर दिया। इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का उदय पूर्व की ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। क्या बताया? हड़प्पा सभ्यता का उदय पूर्व की ग्रामीण संस्कृतियों से दोस्तों हुआ। ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ। अब ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ तो इसके लिए उन्होंने कुछ साक्ष्य दिए। साक्ष्य क्या दिया उन्होंने बनाया ऐसे, भारत का मैप। इतना पतला हमारा भारत तो नहीं है। ये बनाया भारत और ये आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र। अब जो ये बनाया इन्होंने, इसमें 3 क्षेत्र दिखाए। एक सिंधु का क्षेत्र दिखाया, एक बलूचिस्तान का क्षेत्र दिखाया, एक हमारे राजस्थान का क्षेत्र दिखाया दोस्तों। तो जो राजस्थान का क्षेत्र दिखाया, यहाँ पर इन्होंने सोथी और कालीबंगा को बताया। यहाँ पे सोथी और कालीबंगा, कौन? सोथी व कालीबंगा क्षेत्र। यहाँ पे इन्होंने बताया आमरी और कोटदीजी सिंध में। आमरी, दूसरा कोटदीजी क्षेत्र। तीसरा बलूचिस्तान में कुल्ली और नाल क्षेत्र। बलूचिस्तान में कुल्ली और नाल क्षेत्र दोस्तों। अब यह तीनों क्षेत्र जो थे, यह तीनों की तीनों ग्रामीण व्यवस्था थी। यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति थी। अब इस ग्रामीण संस्कृति में यहाँ पर दोस्तों यह खेती का काम करते थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा। क्यों बढ़ा उत्पादन? क्योंकि यह सिंधु घाटी का क्षेत्र था, सिंधु सरस्वती का क्षेत्र था। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा ज़्यादा थी। जलोढ़ मृदा के कारण यहाँ पर गेहूं चावल का उत्पादन किया। जब उत्पादन अधिक हुआ तो जो उत्पादन जो अधिशेष थे उनका व्यापार हुआ दोस्तों। अब आपको पता है जहाँ पर भी उत्पादन और व्यापार बढ़ा, यही दोनों जन्म देते हैं नगरीकरण को दोस्तों। तो जब उत्पादन और व्यापार बढ़ा इस क्षेत्र में और नदियों किनारे पाए जाने कारण इनमें व्यापार हो सकते थे, क्योंकि परिवहन के माध्यम सिर्फ नदियां हुआ करती थी। क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारी गाड़ियां नहीं होती थी दोस्तों। उस समय इंसान के पास एक जहां दूसरे जहां जाने का साधन सिर्फ और सिर्फ नाव ज़्यादातर हुआ करता था। तो इस आधार पर कहा गया कि ग्रामीण संस्कृतियां जो सोथी और कालीबंगा जो कि राजस्थान में, सिंध क्षेत्र में आपके आमरी और कोटदीजी, और बलूचिस्तान क्षेत्र में कुल्ली व नाल क्षेत्र, यहाँ पे ग्रामीण संस्कृतियां थी सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के पहले। और यह जो कालखंड था यह 3500 से 2600 का आसपास का था दोस्तों। तो 3500 से लेकर 2600 के बीच, 3500 से
2600 के बीच दोस्तों ग्रामीण संस्कृति यहाँ पे हुआ करती थी। इन क्षेत्रों में ग्रामीण संस्कृति, लेकिन जब इनमें व्यापार उत्पादन अधिक हुआ, व्यापार बढ़ा, तो यहाँ पे धीरे धीरे किसका जन्म हुआ दोस्तों? तो नगरीकरण का जन्म हो गया दोस्तों। इस तरह से हमारे सिंधु सभ्यता का उदय होता है और यही सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत यही सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है कि इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा, व्यापार बढ़ा। उत्पादन और व्यापार बढ़ने के कारण, क्योंकि उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा का क्षेत्र था, क्योंकि सभी नदी घाटियाँ थी और नदियों होने के कारण परिवहन की व्यवस्था अच्छी हो गई, तो इन आधार पर वहाँ उत्पादन बढ़ा, व्यापार बढ़ा और फिर नगरीकरण हो गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले कोई गांव होता है, उसके बाद वो शहर बनता है। कोई कभी सीधे शहर नहीं बन सकता डायरेक्ट, गांव से ही शहर बने, क्योंकि जंगल से इंसान निकलेगा तो गांव बनाएगा, गांव बनाएगा तो धीरे धीरे वही गांव विकास करते करते शहर बनेगा। तो यही व्यवस्था नगरीकरण की यहाँ देखी गई और नगरीकरण जो बनी वहां पर वह थी सिंधु सभ्यता दोस्तों। तो आई होप आपको उत्पत्ति का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहां के बाद हम पढ़ेंगे आपके 4-5 पॉइंट्स और है दोस्तों, जिसमें अब हम मोटा मोटा एरियाज देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको जल्दबाजी में खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से फिक्स है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो अगर आपको एक क्वेश्चन फिक्स करना है, एक क्वेश्चन फिक्स करना है, तो उस चीज को ढंग से टाइम देना होगा आपको। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज का पहला पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया, कल हम एक पार्ट और लेकर के आएंगे, जिसमें आपको क्या बताएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की समाज कैसा था इनका समाज कैसा था, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी संस्कृति कैसी थी, या धार्मिक जीवन कैसा था इनकी राजनीतिक जीवन इनका कैसा था, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। अब इन सबको बताने के बाद कल हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे किसी क्षेत्र का उत्खनन किसने किया, उत्खनन किया किस नदी के किनारे किया गया दोस्तों, किस ईयर में उत्खनन किया गया, उत्खनन से साक्ष्य क्या मिले। तो यह सारी चीजें आपसे लगातार दोस्तों पूछी जाती हैं। इन सारी चीजों को लेकर के मैं कल आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा बचे हुए पार्ट्स के साथ। दोस्तों अपना ख्याल रखें, लगातार पढ़ाई करते रहें, और जो प्रीवियस वीडियोस पढ़े हुए हैं, जैसे कि आईएनसी का मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वीडियो पड़ा हुआ है, उसे जाएं देखें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने क्रिप्स के तौर पर, उसे समझें, क्योंकि मैं जितना शॉर्ट हो सकता है यहाँ पे उतना शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। 3-3 घंटे 4-4 घंटे इसके सिंधु घाटी सभ्यता पे अगर ढंग से सिंधु घाटी सभ्यता लिया जाए दोस्तों, तो यह 4 से 5 घंटे का अर्थात 2 से 3 लेक्चर में जाकर के 3 लेक्चर में कम से कम यह क्लास खत्म होगी दोस्तों। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन क्लासेस के लगातार दोस्तों मिलते रहें। अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ख्याल रखें।